नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का वर्ष 2025 के प्रथम चंद्र ग्रहण के इस वीडियो में। वर्ष 2025 का पहला चंद्र ग्रहण 14 मार्च को लगने जा रहा है। 14 मार्च को होलिका दहन वाले दिन चंद्र ग्रहण लगेगा। ये चंद्र ग्रहण फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि पर लगेगा। भारतीय समय के अनुसार प्रातः 10:41 पर आरंभ होकर बाद दोपहर 2:18 पर समाप्त होगा। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से ये ग्रहण सिंह राशि और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में लगेगा। ग्रहण के समय चंद्रमा से 7वें भाव में सूर्य और शनि विराजमान रहेंगे और चंद्रमा पर सूर्य और शनि की पूर्ण दृष्टि पड़ेगी। ये खग्रास चंद्र ग्रहण है जो भारत में दिखाई नहीं पड़ेगा और इसलिए भारत में सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। ये चंद्र ग्रहण ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के कुछ भागों, पूर्वी एशिया और अंटार्कटिका क्षेत्र में सहज दृश्य होगा। ये बहुत बड़ा भ्रम है कि ग्रहण दिखाई नहीं देगा तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। भले ही ये चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई पड़े या ना दिखाई पड़े, लेकिन चंद्र ग्रहण के समय जो रेडिएशंस निकलते हैं, जो विकिरण उत्सर्जित होते हैं, जो ग्रह स्थितियां बनती हैं, उनका प्रभाव तो पड़ेगा ही। इसलिए चंद्र ग्रहण से एक सप्ताह पूर्व और एक सप्ताह बाद तक विशेष सावधानी और उपाय तो करने ही पड़ेंगे। चंद्रमा है हमारा मन, हमारी इमोशंस, हमारी भावनाएं। चंद्रमा माता का स्वरूप है। जब चंद्र ग्रहण लगेगा तो केतु के प्रभाव से ग्रहण लगेगा और शनि की दृष्टि पड़ने से विष योग बनेगा। साथ ही साथ राहु, बुध, शुक्र से षडाष्टक संबंध बनेगा। ऐसे में चंद्रमा बहुत अधिक पीड़ित होंगे और जब चंद्रमा पीड़ित होंगे तो हम भी मानसिक रूप से बहुत अधिक पीड़ित होंगे। हमारी भावनाएं, हमारा मन, हमारे इमोशंस पर बहुत अधिक नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसलिए चंद्र ग्रहण से एक सप्ताह पूर्व और एक सप्ताह बाद का समय विशेष सावधानी वाला रहेगा और लगातार उपाय भी करते रहना होगा। सभी 12 राशियों पर चंद्र ग्रहण का अलग अलग प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि हर राशि की गोचर कुंडली में चंद्रमा अलग अलग भाव में गोचर करेंगे और उसी के अनुरूप अपना फल प्रदान करेंगे। तो कन्या राशि के जातकों पर चंद्र ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको चंद्र ग्रहण पर किए जाने वाले उपाय और सावधानियों के बारे में भी बताऊंगा। एक कुंडली के माध्यम से मैं आपको 14 मार्च की ग्रह स्थिति समझा रहा हूं। देखिए, चंद्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं और चंद्रमा के ठीक सामने सूर्य और शनि का गोचर है कुंभ राशि में। चंद्रमा पर सूर्य और शनि दोनों की सीधी दृष्टि पड़ रही है। शनि की दृष्टि पड़ने के कारण विष योग बनेगा। ग्रहण के समय चंद्रमा का अंश बल है 28 डिग्री, यानी चंद्रमा बहुत अधिक कमजोर स्थिति में हैं। देखिए, जो अंश बल है उसको आप यूँ समझें कि ये यहाँ पर 0 डिग्री है, यहाँ पर 30 डिग्री है और यहाँ पर 12 डिग्री है और यहाँ पर 18 डिग्री है।
तो 12 डिग्री से 18 डिग्री तक अंश बल अगर है तो कोई भी ग्रह मजबूत होता है, इसके पहले या उसके बाद कमजोर होता है। अब 0 डिग्री पर है तो बाल्य अवस्था हो गई, 30 डिग्री पर है तो मृत अवस्था हो गई। तो चंद्रमा वैसे भी बहुत अधिक कमजोर स्थिति में है इस समय। दूसरे, शनि का प्रभाव। तीसरे, केतु का प्रभाव। केतु के प्रभाव से ग्रहण लग रहा है, केतु कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। और एक खराब स्थिति और बन रही है, और वो ये है कि बुध, शुक्र और राहु, इनसे षटाष्टक योग बन रहा है। देखिए, चंद्रमा सिंह राशि में है, बुध शुक्र राहु मीन राशि में है, 6-8 का संबंध बन रहा है। इस वजह से भी चंद्रमा और अधिक पीड़ित होंगे। तो आइए अब समझते हैं कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं युवराज बुध, और बुध का गोचर कुंडली के 7वें भाव में है शुक्र और राहु के साथ। चंद्रमा कुंडली के 12वें भाव में गोचर करेंगे ग्रहण के समय, और 6ठे भाव में सूर्य और शनि का गोचर होगा। 10वें भाव में मंगल हैं और भाग्य के भाव में गुरु गोचर कर रहे हैं। ग्रहण के समय चंद्रमा केतु के प्रभाव में होंगे और शनि की दृष्टि पड़ने से विष योग बनेगा। इसके अलावा राहु बुध शुक्र से चंद्रमा का 6-8 का संबंध बनेगा। देखिए, काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6। राहु शुक्र बुध से 6ठे स्थान पर होंगे चंद्रमा, और चंद्रमा से 8वें स्थान पर होंगे शुक्र बुध और राहु। ज्योतिष शास्त्र में षडाष्टक योग बहुत खराब योग माना जाता है, और इस योग के बनने पर जिन ग्रहों के बीच ये योग बनता है वो ग्रह अत्यंत अशुभ फल देने वाले बन जाते हैं। तो ग्रहण के समय न केवल चंद्रमा बल्कि शुक्र बुध और राहु के भी नकारात्मक फल आपको प्राप्त होंगे। दूसरी बात, मैंने ये कहा है कि 1 सप्ताह पूर्व और 1 सप्ताह पश्चात तक। ऐसा क्यों कहा है, इस बात को समझिए। 9 मार्च को चंद्रमा होंगे कर्क राशि में। 9 मार्च को चंद्रमा कर्क राशि में गोचर करेंगे, प्रवेश करेंगे, और यहाँ पर शनि से सूर्य से चंद्रमा का 6-8 का संबंध बनेगा। देखिए, शनि से 6ठे स्थान पर चंद्रमा और चंद्रमा से 8वें स्थान पर शनि होंगे, तो 6-8 का संबंध बन गया। 17 मार्च तक चंद्रमा कन्या राशि में रहेंगे आपके लग्न भाव में। तो यहाँ से भी देखिए, चंद्रमा से शनि 6ठे स्थान पर होंगे और शनि से चंद्रमा 8वें स्थान पर होंगे। तो 9 तारीख से 17 तारीख तक लगातार शनि और चंद्रमा के बीच अशुभ संबंध ही बनेगा। ऐसे संबंध बनेंगे, 6-8 का संबंध, फिर विष योग, पुनः 6-8 का संबंध, जिससे कि चंद्रमा के अशुभ फल ही आपको प्राप्त होंगे। अब चंद्रमा क्या है? चंद्रमा है हमारा मन, और चंद्रमा का गोचर 12वें भाव में है। 12वां भाव अपने आप में एक खराब भाव है, क्योंकि 12वां भाव खर्चों का होता है, हानि का होता है, लॉसेस का होता है। 12वां भाव कोर्ट कचहरी अस्पताल का होता है, न्यायपालिका का होता है, हमारी नींद का होता है। 12वां भाव धर्म अध्यात्म का भी होता है, और 12वां भाव विदेश का भी होता है। बहुत सावधान रहिएगा।
अपने स्वास्थ्य को लेकर, अपने परिवार के स्वास्थ्य को लेकर अचानक से, चूंकि राहु से चंद्रमा का 6-8 का संबंध बनेगा और राहु अचानक से घटनाएं घटित करा देते हैं। अचानक से घर के किसी सदस्य का स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा खराब हो सकता है और स्थिति यहाँ तक खराब हो सकती है कि अस्पताल में भर्ती होना पड़े और इसके कारण फालतू के खर्चे आपके बढ़ जाएं। शुक्र से चंद्रमा का 6-8 का संबंध बनेगा। शुक्र धन भाव के स्वामी हैं, वाणी के भाव के स्वामी हैं। वाणी कटु हो सकती है आपकी, आपके मन में चिंता तनाव की स्थितियां बनेंगी, मन में घबराहट की स्थिति बनेगी, बात बात पर क्रोध आना, स्वभाव का चिड़चिड़ापन, ये सब देखने को मिलेगा। और अगर आपने वाणी पर नियंत्रण नहीं रखा तो धन हानि तो होगी ही, परिवार के साथ आपके संबंध भी खराब हो सकते हैं। और राहु एक ऐसे ग्रह हैं जो किसी भी चीज को बहुत अधिक बढ़ा देते हैं। 7वें भाव में बैठे हैं, चंद्रमा से 6-8 का संबंध बन रहा है। जीवन साथी के साथ किसी तरह का कोई तनाव की स्थिति बने या कोई गलत फहमी की स्थिति बने तो बिल्कुल भी रिएक्ट मत कीजिएगा, बिल्कुल शांत रहिएगा, भगवान भोले शंकर की आराधना कीजिएगा। क्योंकि अगर आपने किसी बात को जरा भी बढ़ाया तो राहु उसको इतना बड़ा तूल दे देंगे कि फिर स्थिति आपके नियंत्रण के बाहर हो जाएगी। क्योंकि इस समय आपके मन पर शनि का नियंत्रण होगा, केतु का नियंत्रण होगा, राहु का नियंत्रण होगा, 3 पाप ग्रहों का नियंत्रण आपके मन पर होगा। तो फिर कोई सही फैसला आप ले ही नहीं पाएंगे। 12वां भाव निवेश का भी होता है, दूसरा भाव धन का होता है। दोनों ही भाव पर अशुभ प्रभाव है। इन 15 दिनों के दौरान किसी तरह का कोई बड़ा निवेश करने से आपको पूरी तरह से बचना होगा। और अगर निवेश करना ही है तो किसी एक्सपर्ट की राय लेकर के या घर के किसी सीनियर मेंबर की राय लेकर के ही किसी तरह का निवेश कीजिएगा। बेहतर ये होगा कि आप कोई निवेश ना करें। विदेश यात्राएं करने से बचिएगा। विदेश जाने का अगर आपका कोई प्लान है तो 17 मार्च के बाद विदेश जाने का प्लान कीजिएगा। बीच का समय विदेश जाने के लिए अनुकूल नहीं है। कोई बिजनेस डील विदेश से फाइनल करते समय बहुत ध्यान से डॉक्यूमेंट्स को पढ़ लीजिएगा, डॉक्यूमेंट्स को समझ लीजिएगा। यहाँ भी वही स्थिति है, विदेशी व्यापार में कोई बड़ी डील करने से इस समय बचिएगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोई बिजनेस है तो पैसा आपका फंस सकता है, इसलिए बेहतर ये होगा कि इस तरह की कोई बिजनेस डील चंद्र ग्रहण के आसपास ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे ही चंद्र ग्रहण समाप्त होगा, चंद्रमा शनि का 6-8 का संबंध समाप्त होगा। 17 मार्च के बाद जब चंद्रमा पराक्रम के भाव में आ जाएंगे, गुरु चंद्रमा का गज केसरी राजयोग बन जाएगा और वहीं से स्थितियां आपके जीवन में पूरी तरह से आपके सपोर्ट में आना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि भाग्य भाव जागृत हो जाएगा, भाग्य का साथ मिलना शुरू हो जाएगा। दशम भाव में मंगल हैं, मंगल दशम भाव में कुल दीपक योग बनाते हैं। ऐसा जातक जिसकी जन्म कुंडली के 10वें भाव में मंगल का गोचर हो, वो
कुल दीपक होता है, अपने कुल का, अपने वंश का नाम रोशन करने वाला होता है, झोपड़े में जन्म लेकर के भी महलों में राज करता है, ऐसा प्रभाव होता है मंगल के कुल दीपक योग का, तो आपके कार्य क्षेत्र में भी जबरदस्त लाभ देखने को मिलेगा। शुक्र धन भाव के स्वामी होकर के 7वें भाव में व्यापार के भाव में बैठे हैं, तो अब आपको व्यापार व्यवसाय से भी भरपूर पैसा मिलना शुरू हो जाएगा, विवाह का भी योग बनेगा और पार्टनरशिप में व्यापार व्यवसाय से भी लाभ होगा, क्योंकि शुक्र भाग्येश होकर के व्यापार के भाव में बैठे हैं। चंद्र ग्रहण के दिन भगवान भोले शंकर की आराधना कीजिएगा और कम से कम 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा। आप पर ग्रहण का कोई अशुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं गर्भवती माताओं को क्या क्या सावधानियां बरतनी होंगी और क्या क्या उपाय करने होंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ग्रहण के दौरान हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ग्रहण के दौरान चंद्र ग्रहण है तो सूतक काल 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है, तो 9 घंटे पहले ही पूजा वाले स्थान को ढक दें, मंदिर के कपाट बंद कर दें, और अगर घर में पूजा स्थल है तो पूजा स्थल को पर्दे से ढक दीजिए और सूतक काल में कोई पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। भूल करके भी देवी देवताओं की पूजा ना करें। ग्रहण के दौरान भोजन करने से बचना चाहिए। हाँ, अगर गर्भवती महिला हैं, बालक हैं, वृद्ध हैं, तो उनको वो भोजन दिया जा सकता है जिसमें पहले से ही तुलसी के पत्ते पड़े हुए हैं। चंद्र ग्रहण के समय भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप कीजिए और महामृत्युंजय मंत्र के जाप को करने से विशेष लाभ मिलता है। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दौरान विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। उन्हें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए और न ही ग्रहण को देखना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के समय नुकीली चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए और सुनसान जगहों पर अकेले नहीं जाना चाहिए। चंद्रग्रहण के दौरान कैंची, चाकू, सुई, इस तरह की चीज़ों से आपको बहुत दूर रहना है। ग्रहण के समाप्ति के बाद घर और पूजा स्थल को गंगा जल का छिड़काव करके शुद्ध कर लेना चाहिए। ये तो रही ग्रहण के दौरान किए जाने वाले कार्य।